बीबीसी दुनिया में आज देखिए, याह्या सिनवार की मौत का क्या गजा में जारी जंग पर होगा कोई असर? אני ניצב בפניכם היום כדי לבשר לכם इसराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा, हमास के नेता याह्या सिनवार की मौत के बाद भी जारी रहेगी गजा में जंग। उधर हमास बोला, पहले से ज्यादा मजबूत और लोकप्रिय हुआ है संगठन। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं प्रेरणा। दिखाएंगे इसराइल और गजा में सिनवार की मौत पर देखने को मिल रही हैं कैसी प्रतिक्रियाएं, लेकिन पहले हेडलाइंस। दक्षिण कोरिया की जासूसी एजेंसी ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर कहा, उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की मदद के लिए भेजे अपने 1500 सैनिक। यूक्रेन के पोक्रोक्स के साथ तेज होते संघर्ष के बीच किस हाल में है जंग के इस नए मोर्चे के पास रहने वाले यूक्रेन के आम लोग, दिखाएंगे खास रिपोर्ट। और दिखाएंगे कीनिया से खास रिपोर्ट, जहां पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए हेयर ड्रेसर्स कर रहे हैं तनाव से जूझ रहे युवाओं की मदद। क्या गजा में 1 साल से चल रही जंग अब खत्म हो सकती है? क्या हमास की कैद से इस्राएली बंधकों की रिहाई का रास्ता खुल सकता है? हमास के नेता याह्या सिनवार की मौत के बाद ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं, देखिए कवर स्टोरी में। इस्राएली सेना ने गुरुवार को कहा था कि बुधवार को गजा के रफा शहर के दक्षिणी इलाके में एक अभियान के दौरान याह्या सिनवार और हमास के 2 अन्य सदस्य मारे गए थे। अब हमास के वरिष्ठ नेता खलील अल हैया ने भी कहा कि सिनवार की मौत की पुष्टि हो चुकी है। उन्होंने कहा कि याह्या सिनवार की मौत से हमास और ज्यादा मजबूत और लोकप्रिय हुआ है। कैसे याह्या सिनवार तक पहुंची इस्राएली सेना और उनकी मौत पर इस्राएल और गजा से कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, देखिए बीबीसी संवाददाता जेरेमी बोवेन की रिपोर्ट। तेल अवीव के दक्षिणी तट पर एक लाइफगार्ड ने अपना माइक उठाया और कहा, ध्यान दीजिए, 100% पक्की बात नहीं है, लेकिन इसकी काफी संभावना है कि सुरंगों में छिपा रहने वाला चूहा, जिसका नाम याह्या सिनवार है, वो मारा गया है। और फिर इसकी पुष्टि हो गई। इन्हें मालूम था कि सिनवार की मौत इस्राएल के लिए बड़ी जीत और हमास के लिए बड़ी हार है। इस्राएली सेना ने ड्रोन से रिकॉर्ड वीडियो जारी किया, जिसमें याह्या को आखिरी पलों में भी लड़ते हुए देखा गया। सेना ने कहा, कमरे के छोर पर एक कुर्सी पर बैठे सिनवार ने 2 ग्रेनेड फेंके थे और फिर मरने से पहले घायल हालत में छड़ी की मदद से ड्रोन को भगाने की कोशिश की थी। ये आमना सामना अचानक ही हो गया। शुरू में उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि उन्होंने किसे मारा है। फिर सैनिकों ने देखा कि मरने वाला शख्स सिनवार की तरह दिखता है। 1962 में जन्मे याह्या सिनवार की परवरिश गजा के रिफ्यूजी कैंप में ही हुई थी। इसराइल के लिए काम करने वाले 4 फलस्तीनियों को मारने के कारण सिनवार ने इसराइली जेल में 22 साल बिताए थे। ऐसे में पहचान करने के लिए इसराइल के पास सिनवार के दांतों के रिकॉर्ड और डीएनए का सैंपल था। सिनवार ने जेल में हिब्रू भाषा और दुश्मन के तौर तरीके सीखे और ये मान लिया कि इनसे लड़ने का ढंग उन्हें आ गया है। बीते साल 7 अक्टूबर को बड़ी ही सावधानी से बनाई हमलों की योजना से सिनवार और हमास के लड़ाकों ने इसराइल को उसकी सबसे बड़ी हार दी। उस घटना का सदमा अब भी इसराइल में महसूस किया जाता है। आम नागरिकों को मारने, बंधक बनाने और फिर जश्न मनाने ने कई इसराइलियों को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों के हाथों हुए यहूदी जनसंहार की याद दिला दी। היום שוב הבהרנו מה קורה לאלה שפוגעים בנו। प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि जंग जारी रहेगी। उन्होंने कहा, हमने फिर साफ कर दिया कि जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं उनका क्या हश्र होता है। हमने दुनिया को बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाई है, मगर जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ये मुश्किल है और हमें काफी महंगी पड़ रही है। 1 साल बाद भी जंग के रूप में इसराइल का जवाब जारी है। गुरुवार को ही उत्तरी गजा के जबालिया कैंप में हुए बड़े हमले में 25 फलस्तीनी मारे गए और दर्जनों घायल हुए। इसराइल ने कहा कि उसने हमास के कमांड सेंटर पर बम गिराए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जो लोग घायल हुए वो आम नागरिक थे। 7 अक्टूबर के हमलों के जवाब में गजा में जारी इस्राएली कार्रवाई में अब तक कम से कम 42,000 मौतें हो चुकी हैं। इस्राएल के जंग के लक्ष्य यानी हमास की तबाही और बंधकों की रिहाई अभी पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में याह्या सिनवार की मौत ही अभी तक उसकी सबसे बड़ी जीत है। सिनवार और बाकियों ने 7 अक्टूबर के हमले से पहले हमास का जो संगठन खड़ा किया था वो लगभग टूट चुका है। सिनवार के बाईं ओर हमास के राजनेता इस्माइल हनिया हैं, जिन्हें जुलाई में मार डाला गया था। इसराइल बीबीसी को गजा में जाकर रिपोर्टिंग नहीं करने देता, लेकिन खान यूनिस, जहां सिनवार का जन्म हुआ था, वहां से लोगों की ये प्रतिक्रियाएं बीबीसी के लिए रिकॉर्ड की गई हैं। ये जंग सिनवार, हनिया, मेशाल
या किसी भी नेता या अधिकारी पर निर्भर नहीं करती। ये फ़लस्तीनी लोगों को खत्म करने की जंग है। हम सबको मालूम है कि ये मसला सिनवार या किसी और से कहीं ज्यादा बड़ा है। उनसे पहले इस्माइल हनिया जैसे कई नेता मारे गए हैं, मगर हमेशा कोई ना कोई उनकी जगह ले लेगा और संघर्ष जारी रहेगा। उधर इसराइल में कुछ लोग उस फोरेंसिक लैब के पास जश्न मनाते दिखे जहां सिनवार का शव ले जाया गया था। अपने दुश्मन की मौत पर इसराइली सुकून और खुशी महसूस कर रहे हैं, मगर हमास के पास अभी भी इसराइली बंधक हैं। हमास लड़ रहा है और उसे एक नया नेता मिल जाएगा। जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा कि इसराइल में कई लोग याह्या सिनवार की मौत की खबर से खुश हैं, मगर सभी ऐसा नहीं सोचते। जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता योलान नेल। हमें इसराइलियों से मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई लोगों ने देश के नंबर 1 दुश्मन की मौत का जश्न सड़कों पर डांस करके और मिठाइयां खाकर मनाया। मगर इसराइल में बंधकों के परिजन भी हैं। उनका प्रतिनिधित्व कर रहे संगठन ने तेल अवीव में इस खबर का स्वागत किया, मगर ये भी कहा कि सरकार को इस मौके का फायदा उठाकर बंधकों की वापसी के लिए समझौता करवाने की कोशिश करनी चाहिए। अमेरिका की ओर से भी ऐसा ही संदेश आता दिखा। बाइडेन ने नेतन्याहू को इस कामयाबी पर बधाई दी, मगर तुरंत ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि सिनवार युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई में बड़ी अड़चन थे। ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन फिर मध्य पूर्व आ सकते हैं और युद्ध विराम की कोशिशें तेज हो सकती हैं। और सिनवार की मौत का मध्य पूर्व के हालात पर क्या असर होगा, बता रहे हैं बीबीसी के सुरक्षा संवाददाता फ्रैंक गार्डनर। अब काफी कुछ इस पर निर्भर करता है कि ईरान क्या कहता है, और ऐसे संकेत आ रहे हैं कि वो मानने वाला नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि कोई भी पक्ष किसी तरह का संघर्ष विराम चाहता है, क्योंकि आपको यहाँ कुछ सवाल पूछने होंगे, जैसे क्या याह्या सिनवार की मौत से युद्ध विराम आसानी से हो जाएगा? अगर इसराइल को लगता है कि उसने गजा में हमास के खात्मे और बंधकों को घर लाने का लक्ष्य पूरा नहीं किया है, तो युद्ध विराम नहीं होगा। क्या इससे गजा में जारी जंग रुक जाएगी? तुरंत तो नहीं, और ये बात उन लोगों के लिए काफी परेशान करने वाली है जो 1 साल से जारी हमलों में बचे हुए हैं, उन परिवारों के लिए भी जो अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर लेबनान में भी इसराइल और हिजबुल्लाह में जंग जारी है, तो मुझे नहीं लगता कि मध्य पूर्व 48 घंटे पहले की तुलना में कुछ शांत हुआ है। बात रूस और यूक्रेन में जारी जंग की। यूक्रेन के पूर्वी प्रांत दोनेत्स्क में बीते कुछ महीनों में रूस तेजी से आगे बढ़ा है। 2 महीने पहले पोक्रोक्स को सुरक्षित इलाका माना जाता था, मगर वहां भी अब संघर्ष तेज हो गया है। यहां सीमा के पास से बीबीसी संवाददाता योगिता लिमय ने इमोगन एंडरसन और संजय गांगुली के साथ मिलकर ये रिपोर्ट भेजी है, जो दिखाती है कि यहाँ तैनात सैनिकों और यहाँ के बाशिंदों के हाल क्या हैं। इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से आपको परेशान कर सकते हैं। सुबह होने से ठीक पहले हमें यूक्रेन की सीमा पर ले जाया जा रहा है, जहां सबसे भीषण जंग छिड़ी हुई है। अंधेरे की चादर रूसी ड्रोन से बचने में काफी हद तक मददगार रहती है। पोक्रोव्स को बचाने के लिए यूक्रेन अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। अगर वो नाकाम हुआ तो रूस को सेंट्रल यूक्रेन में घुसने के लिए सीधा रास्ता मिल जाएगा। पास ही के एक बंकर में वादिम ने हमें बताया कि वो जानते हैं दाव पर क्या लगा है। रूसी हम पर लगातार हमले कर रहे हैं। उनके पास ज्यादा लोग और हथियार हैं। हम थक गए हैं, लेकिन हमें लड़ना होगा, नहीं तो ये काफी डरावना होगा। सीमा से कुछ मील पहले यहाँ पर युद्ध का असर साफ दिखाई देता है। घायल सैनिकों के इलाज के लिए ये पहला पड़ाव है। सेरही की आंख, नाक, खोपड़ी और दिमाग में छर्रे घुस गए हैं। डॉक्टर ने उनसे कहा, मेरे दोस्त, मैं ये पट्टी निकालने वाला हूँ, दर्द हो तो मुझे बताना। उनकी हालत गंभीर है। वो जल्दी से खून का बहना रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास रोजाना दर्जनों घायल आते हैं। आज तड़के 2 लोग लाए गए, मगर उनकी मौत हो चुकी थी। भारी गोलीबारी के बीच येवगेन और तारस ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि उन पर हुआ ये हमला मोर्टार से हुआ था या फिर ड्रोन से गिराए गए ग्रेनेड से।
यहाँ पर लाए गए सभी जख्मी सैनिक लगभग 8 से 10 घंटे पहले घायल हुए थे, लेकिन उन्हें शाम होने के 2 घंटे बाद ही यहाँ लाना संभव हो पाया। और ऐसा इसलिए क्योंकि रूसी ड्रोन से हमला होने का खतरा लगातार बना हुआ है। इलाज में देरी होने के गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। तारस के बाजू में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है और उनके डॉक्टर्स ने हमसे कहा कि इसे शायद काटना पड़े। ये इस भीषण युद्ध का 3रा साल है। पोक्रोव से गुजरते हुए पता चला कि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग यहाँ से जा चुके हैं। सरगई कहते हैं ये शहर का सबसे खतरनाक जिला है। ये वॉलंटियर वीरान हो चुके इस इलाके में अभी भी रह रहे कुछ लोगों को निकालने के लिए जा रहे हैं। 80 साल की नादिया विकलांग है। वो इस अंधेरे से कमरे में अकेले रह रही हैं। सरगई उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। मगर उन्होंने चिल्लाकर कहा, कमबख्त, ये जंग मैं मर जाऊंगी। यहाँ से निकाली गई विक्टोरिया नाम की एक महिला ने हमें बताया कि उन्हें भरोसा ही नहीं होता कि जंग इतनी जल्दी पोक्रोव्स तक पहुंच जाएगी। आसपास के कस्बे उजड़ गए हैं और हमारी खिड़की के पास हर वक्त ड्रोन्स की भिनभिनाहट आती रहती है। वो रुकता है और अंदर की तरफ झांकता है। मुझे पैनिक अटैक आते रहते हैं। रात में डर लगता है। हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए। रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया है वहाँ पर तो वैसे भी कुछ नहीं बचा है। बीते कुछ महीने में यूक्रेन ने दोनेत्स्क प्रांत में काफी तेजी से जमीन खोई है। कई इसके लिए यूक्रेन के विदेशी साथियों से मिलने वाली मदद में लेट लतीफी को जिम्मेदार मानते हैं। हमने जितने लोगों से बात की उनमें से ज्यादातर का मनोबल टूटा हुआ था। हमें रूस से बातचीत करनी होगी। हमारे बहुत से लड़के मारे जा रहे हैं, बहुत सारे विकलांग हो गए हैं, वो बलिदान दिए जा रहे हैं और ये सिलसिला थम नहीं रहा। ये एक ऐसी भावना है जो पहले शायद ही यूक्रेनियों के जहन में आती होगी, लेकिन अब कई लोग इस पर बात करने लगे हैं। कम से कम फ्रंटलाइन के पास तो ऐसा ही है। पुरुषों की मानसिक सेहत ऐसा विषय जिस पर बहुत कम बात होती है। इसी वजह से तनाव और चिंता से जूझ रहे पुरुषों तक मदद पहुंचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन कीनिया में कुछ हेयर ड्रेसर्स मानसिक तनाव से जूझ रहे युवाओं की मदद कर रहे हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता मायरा नोबी की रिपोर्ट। इस बार्बर शॉप में मानसिक तनाव से जूझ रहे लोगों की मदद की जाती है। तनाव को किस तरह से कम किया जाए, मैं इस बारे में अपने ग्राहकों से बात करता हूँ। तनाव बेहद सामान्य और प्राकृतिक है और ये किसी को भी हो सकता है। दोस्तों के साथ इसे साझा करने से मन हल्का होता है। मैं जब तनाव में होता हूँ तो मैं यहाँ आता हूँ और मुझे मदद मिलती है। डेविस 29 हेयर ड्रेसर्स में से एक हैं जिन्हें हल्के से लेकर मध्यम स्तर के मानसिक तनाव को महसूस कर रहे लोगों की मदद करने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। एक माहौल में ज्यादातर युवा सहज महसूस करते हैं और उस वजह से ये एक सुरक्षित जगह बन जाती है। फिर हम इसी जगह इस मसले पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। और मानसिक तनाव को ध्यान में रखकर लिखे गए गानों से इस बातचीत की शुरुआत करना एक समझदारी भरा तरीका है। इस संगीत में मानसिक सेहत से जुड़ा एक स्पेशल मैसेज है। ये तनाव के बारे में बात करता है। अच्छा लगता है ये सोचकर कि मेरे संगीत ने किसी की जिंदगी बदली, क्योंकि जब लोगों को तनाव नहीं होगा तो परिवार एक साथ रहेंगे। अगर डेविस को लगता है कि उनके ग्राहक को इलाज की जरूरत है तो वो उन्हें एक असेसमेंट के लिए रेफर कर देते हैं, जैसे कि फेरिस को, जिन्हें कसरत करने को कहा गया है। जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप तनाव पर अच्छे से नियंत्रण कर पाएंगे, उन विचारों के साथ जी पाएंगे। अब तक 1000 से ज्यादा युवाओं तक मानसिक सेहत का संदेश पहुंचाया जा चुका है। तो कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC प्रेरणा। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम सोमवार रात 10 बजे फिर हाजिर होंगे। BBC हिंदी की वेबसाइट, ऐप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और YouTube चैनल पर लाइव।